अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूं अन्वेषा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत की रियासती दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही को फिर से बेनकाब कर दिया। फितनल ख्वारिज, पाकिस्तान के महफूज एटमी प्रोग्राम और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर बैनुल-अक़वामी खबररसा इदारे को अहम इंटरव्यू। डीजी ISPR ने भारत दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम भी दे दिया। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत की रियासती दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही को फिर बेनकाब कर दिया है। तुर्की और पाकिस्तान ने बरादराना ताल्लुकात, इलाकाई ताउन और इक़्तिसादी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा खाकान फ़िदान ने इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। इसहाक़ डार ने कहा कि आला सतह तबादले दोनों मालिक के गहरे ताल्लुकात का मज़हर हैं। अपडेट करते चलें, तुर्क वज़ीर ख़ारजा बोले, दोनों मालिक बाहमी तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने के ख्वाह हैं। पाकिस्तान और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि कराची में तुर्क ताजिरों के लिए ख़ुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन बनाने और तुर्की का मारूफ स्कूल आज़ाद कश्मीर में खोलने की बात हुई। We are pursuing establishment of a special economic zone dedicated for Turkey entrepreneurs at Karachi. We have already allocated land for construction of Marif School in Muzaffarabad. A Marif Foundation delegation is visiting Muzaffarabad today and visiting the site for evaluation. तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फ़िदान ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की ऑयल और गैस में ताउन को फ़रोग़ दे रहे हैं। कब्रस मामले पर पाकिस्तान की हिमायत हमारे लिए इंतहाई अहम है। TPAO and the National Oil Company of Pakistan has signed an agreement in April of this year, and it is actually a very important step. Stance of brotherly Pakistan on the Northern Republic of Turkish Cyprus is very important for us, and we are grateful for the support they have rendered on this. न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर दोनों वज़राए ख़ारजा ने इस अज़्म का इआदा किया कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान करीबी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा किया जाएगा और तमाम शोबों में इदारा जाती बुनियादों पर ताउन को वुसअत दी जाएगी। तुर्क वज़ीर दिफा यासिर गोलर की पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। तुर्क वज़ीर दिफा यासिर गोलर की क़यादत में वफ़द एयर हेड क्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया। इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन में पेशरफ पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्तक़बिल में जंग के तगाज़ों से निमटने के लिए शराकत दारी के इम्कानात पर तफसीली गुफ्तगू भी की गई। पाकिस्तान ने किसी ग्रुप को भारत पर हमले की इजाज़त नहीं दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भारतीय सहाफ़ी करण थापड़ को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 92,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। सिर्फ गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में 1,000 से ज़ायद जानी नुकसान हुआ। हम खुद दहशतगर्दी से मुतासर हैं। पहलगाम वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं। नहीं चाहता कि दोनों मुल्कों के नौजवान माजी में फंसे रहें। अब बात करेंगे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश के बाद होने वाले हादसात की। रावलपिंडी और गिरदो नवाह में वैन उलटने से मुतादिद अफराद जख्मी। नौजवान बरसाती नाले का पुल क्रॉस करते हुए मोटरसाइकिल समेत लहरों की नजर हो गया। सैलाब की पेश की इत्तला के लिए नाला लाई पर फ्लड वार्निंग सिस्टम नस्ब कर दिया गया। मुल्क भर में बारिशों से जहां गर्मी का जोर टूटा, वहीं बालाई इलाकों में हादसात भी हो रहे हैं। इस्लामाबाद के थाना कुराल की हुदूद में मोटरसाइकिल सवार नौजवान पुल से गुजरते हुए तेज पानी के बहाव के बाइस नाले में गिर गया। पेशावर मोटरवे पर ब्राह्मा और संगजानी के दरमियान मूसलाधार बारिश के बाइस मुसाफिर वैन बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई, जिससे 17 अफराद जख्मी हुए। 11 जख्मी अस्पताल मुंतकिल, 2 की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक हादसा बारिश के बाइस सड़क पर फिसलन के सबब पेश आया। शेखुपुरा में बारिश के बाइस घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर में होने वाली मूसलाधार बारिश नशीबी इलाकों के लिए जहमत बन गई है। गरीबों की बस्तियों के साथ कई पोश इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। बारिश की सूरत में रहमत बरसती है, लेकिन इंसान पानी की निकासी का दुरुस्त इंतजाम ना करके इसे जहमत बना देता है। लाहौर साल यही प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे ये गुजरगा है, तकरीबन CM हाउस है, यहाँ से तकरीबन कोई 501 आधे किलोमीटर दूर है। तो यही प्रॉब्लम है यहाँ के जो जितने भी रहायशी है ना, इनके लिए यही प्रॉब्लम है सारी ना।
واسا کے مطابق اب تک لاہور میں بارش کے 2 اسپیل ریکارڈ کیے گئے. اب تک جیل روڈ پر 63 ملی میٹر، ایئرپورٹ 67، گلبرگ 69، لکشمی چوک 78، اپر مال پر 50، مغل پورہ میں 60، تاج پورہ میں 51 اور سب سے زیادہ بارش نشتر ٹاؤن میں 84 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. صوبائی دارالحکومت لاہور میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اداروں کی کارکردگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مختلف علاقوں میں ابھی بھی پانی جمع ہے، جس کی وجہ سے خواتین اور بچوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. مزید کیا صورتحال ہے، جانتے ہیں اپنے نمائندے جعفر بن یار سے. جعفر، صورتحال سے آگاہ کیجیے گا. حکومت لاہور میں جو ہے مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. آج جو ہے 3 سپیل ہوئے ہیں مختلف اوقات میں، اور تقریباً 12 بجے کے بعد سے لے کر اب تک بارش نہیں ہوئی. لیکن دیکھ سکتے ہیں اداروں کی کارکردگی کا اندازہ آپ ایک سڑک سے لگا سکتے ہیں کہ اس سڑک پہ ابھی بھی پانی موجود ہے، جس کی وجہ سے جو لوگ ہیں جن کی دکانیں روڈ پر موجود ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. جو لوگ ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کو پانی سے گزرنا پڑ رہا ہے. لیکن اداروں کی جانب سے کارکردگی نہیں دکھائی جا رہی، نہ ہی اس طرف کوئی بندے نے، کسی نے، افسر نے، اہلکاروں نے رک کی ہے کہ اس پانی کو نکالا جا سکے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے بڑے سختی سے احکامات جاری کیے گئے تھے کہ جب بارش ہوتی ہے اداروں کو جو ہے فیلڈ میں موجود ہونا چاہیے، تمام افسران کو فیلڈ میں موجود ہونا چاہیے، تاکہ جس گلی میں، محلے میں، سڑک پہ پانی کھڑا ہو فوری نکال دیا جائے. لیکن 5 سے 6 گھنٹے ہو چکے ہیں لاہور میں بارش کو رکے، اس کے بعد ابھی بارش کا چوتھا سپیل نہیں آیا. لیکن کہا جا رہا ہے کہ شام کے وقت، رات کے وقت بارش ہو سکتی ہے، جبکہ پی ڈی ایم اور محکمہ موسمیات نے بھی اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ 13 جولائی تک بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے. لیکن لاہور کی بہت شکریہ جعفر اپڈیٹ کرنے کے لیے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت زرعی شعبوں میں اصلاحات پر جائزہ اجلاس ہوا. اجلاس میں کسانوں کو آسان قرضوں کی فراہمی، زرعی ترقیاتی بینک میں اصلاحات، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت زرعی فائننسنگ اور ڈیجیٹائزیشن پر زور دیا گیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ آئندہ پی ایس ڈی پی میں زرعی منصوبوں کو ترجیح دی جائے گی، جبکہ زرعی اجناس، لائف سٹاک اور ویلیو چین پر بھی توجہ مرکوز رہے گی. زرعی شعبے میں پائیدار اصلاحات سے ملکی معیشت کو مزید فروغ ملے گا. اجلاس میں نیشنل ایگریکلچر انوویشن اینڈ گروتھ ایکشن پلان سمیت مصنوعی ذہانت کے استعمال، اسٹوریج، برآمدات اور دیہی معیشت کی بہتری پر بریفنگ دی گئی. اب بات کریں گے چینی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی. تو چینی کی قیمتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ وفاقی کابینہ نے بیرون ملک سے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کی منظوری دے دی. کراچی، حیدرآباد، لاہور اور کوئٹہ میں چینی کی فی کلو قیمت 200 روپے تک جا پہنچی. عوام کی چیخیں نکل گئیں، شہریوں نے شکایات کے انبار لگا دیے. وفاقی کابینہ نے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کی منظوری دے دی. وزارت غذائی تحفظ کا کہنا ہے کہ چینی امپورٹ کرنے کا مقصد قیمتوں میں توازن قائم رکھنا ہے. موجودہ حکومت نے چینی برآمد کرنے کا فیصلہ اس وقت کیا تھا جب چینی وافر مقدار میں دستیاب تھی. دوسری جانب چینی کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں. حیدرآباد، کراچی، لاہور سمیت کوئٹہ میں چینی کی بڑھتی قیمتوں پر شہریوں نے شکایات کے انبار لگا دیے. سننے میں یہی آ رہا ہے کہ ایکسپورٹ ہو گئی ہے چینی ساری. اب وہ چینی دوبارہ وہاں سے وہی چینی آ رہی ہوگی تو ریٹ تو بڑھیں گے. معیشت کے بارے میں ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. ان کو صرف ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ یار چینی وافر مقدار میں موجود ہے، یہ بولتے ہیں جی ایکسپورٹ کر دو. چینی قلت ہو گئی، یہ بولتے ہیں امپورٹ کر لو. 200 روپے تک چینی ہو گئی ہے. اب بندہ غریب آدمی اپنے بچوں کو دودھ میں ڈال کے جو دے وہ کیا دے؟ زہر دے. ان کی اپنی شوگر مل ہے پھر بھی یہ چینی سستی نہیں کرتے. حیدرآباد میں چینی نے ڈبل سنچری مکمل کر لی. کراچی اور لاہور میں چینی فی کلو 200 روپے کلو تک جا پہنچی. کوئٹہ کے شہری 190 روپے فی کلو چینی خریدنے پر مجبور ہیں. شوگر کارٹل کیس کی دوبارہ سماعت. کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے شوگر ملوں کو سماعت کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں. کمیشن کی جانب سے کیس کی سماعت 4 سے 7 اگست تک مقرر کی گئی ہے. نوٹس میں شوگر ملوں اور شوگر ملز ایسوسی ایشن کو وکلا کو نامزد کرنے اور تمام ضروری شواہد اور دستاویزات پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. کمپٹیشن ٹریبیونل نے دوبارہ سماعت کے لیے مقدمہ CCP کو بھیج دیا ہے، جبکہ ٹریبیونل نے کمیشن کو 90 روز میں کیس کا فیصلہ جاری کرنے کی ہدایت کی ہے. بینک کے گوشوارے آمدن ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں. سپریم کورٹ نے محکمہ ٹیکس کی نظر ثانی کی کارروائی غیر قانونی قرار دے دی. محکمہ ٹیکس کا موقف مسترد، شہری کو رعایت دے دی گئی. چیف جسٹس شاہ آفریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی ہے. سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا ہے کہ صرف رقم کی منتقلی آمدن کا ثبوت نہیں سمجھا سکتی.
आमदन साबित करने के लिए मखसूस और ठोस मालूमात लाजमी चाहिए। महज शक या अंदाजे पर टैक्स की जांच नहीं हो सकती। आपको अपडेट करते चलें कि टैक्स से मुताल्लिक अहम समात है और बैंक गोशवारे आमदन साबित करने के लिए काफ़ी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने महकमा टैक्स की नज़रसानी कार्रवाई गैर कानूनी करार दे दी है। महकमा टैक्स के मौक़िफ़ मुस्तरद जबकि शहरी को रियायत दे दी गई है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी के सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि सिर्फ रकम की मुंतकली आमदन का सबूत नहीं समझी जा सकती। आमदन साबित करने के लिए मखसूस और ठोस मालूमात लाजमी है। महज शक या अंदाजे पर टैक्स की जांच नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुज़िश्ता माली साल में तारीख के बुलंद तरीन तरसीलात ज़र रिकॉर्ड होने पर इज़हार तशक्कुर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक माली साल 2024-25 में मुल्क की तारीख की सबसे ज़्यादा 38.3 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई हैं। वज़ीर आज़म का गुज़िश्ता माली साल में तारीख की बुलंद तरीन तरसीलात ज़र रिकॉर्ड होने पर इज़हार तशक्कुर। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की काबिल कदर खिदमत और इनके पाकिस्तानी मईशत में एतमाद का मज़हर है। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2024-25 में मुल्क की तारीख की सबसे ज़्यादा 38.3 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई हैं। स्टेट बैंक के एलामिये के मुताबिक जून 2025 में वर्कर्स तरसीलात 3.4 अरब डॉलर्स हैं। जून 2024 के मुकाबले जून 2025 की तरसीलात ज़र में 60.9% इजाफा हुआ। जून 2025 तक सऊदी अरब से 823.2 बिलियन डॉलर, मुत्तहदा अरब अमारात से 717.2, बरतानिया से 537.6 मिलियन और अमरीका से 281.2 मिलियन डॉलर से ज़ायद तरसीलात ज़र मौसूल हुए। पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने खुसूसी इजलास में बताया कि पंजाब में स्कूलों की आउटसोर्सिंग के शानदार नताइज सामने आए हैं। इनरोलमेंट में 99% और टीचर्स की तादाद में 114% इजाफा हुआ। पंजाब में पहली मरतबा उन्होंने कहा कि डिसिप्लिन, क्लासरूम, लैब और मयार तालीम की बुनियाद पर स्कूल ऑफ मंथ अवार्ड का फैसला किया गया है। मज़ीद 10,000 स्कूल आउटसोर्स करने की तजवीज़ है। पहले मरहले में 57,000 सरकारी स्कूलों के लिए 40,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तादाद 240 से बढ़ाकर 1500 करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए टीचर के मयारी ट्रेनिंग अशद ज़रूरी है। हमें मसाइल विरसे में मिले हैं, आगे दौड़ पीछे छोड़ वाले काम नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। मजीद कहा कि 50 अरब रुपए का ADP प्लस देंगे। हम उसूलों पर सियासत करते हैं। एलोकेटेड मनी में तकरीबन 60 अरब हमने जो नए काम में शुरू किए हैं उनको देने हैं, ताकि हम पहले वालों की तरह वो काम ना करें कि आगे दौड़ और पीछे छोड़ वाला काम हो। और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इस साल हम मजीद वसाइल अपने बढ़ा रहे हैं। 50 अरब रुपए का हम ADP प्लस भी देंगे जो एलोकेटेड मनी के अलावा होगा, और इंशाल्लाह उससे हम मजीद इस काम को और भी तेज करेंगे और इंशाल्लाह उसके हदफ को अचीव करने के लिए हमारा माशाल्लाह काम शुरू है। लियारी बगदादी में 6 रोज कबल जमीन बोस होने वाली इमारत के मलबे में दबकर 3 बच्चों समेत जख्मी होने वाली खातून ने बोल न्यूज को सब बता दिया। इमारत ने कैसा झटका लिया और अचानक मुनहदम हो गई। इस अफसोसनाक हादसे में खातून ने अपने बेटे समेत सास ससुर को भी खो दिया। बोल न्यूज के नुमाइंदे खुरम गुलजार ने खातून से गुफ्तगू की है, आइए आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल 6 रोज कबल लियारी बगदादी में 5 मंजिला इमारत ज़मीन बोस होने के वाक़े में 27 अफराद अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे, जबकि 8 अफराद जो है ज़ख्मी हुए, जिसमें ख़वातीन भी शामिल थी। इस वक्त हम एक ऐसे घर में मौजूद हैं जहां ज़ख्मी होने वाली खातून मौजूद है और उनका बताना है कि जब बिल्डिंग लर्जी तो वो फौरी तौर पे अपने बच्चों को लेकर नीचे की तरफ दौड़ी। वो दूसरी मंजिल पर पहुंची ही थी कि जीना उनके सर पर आ गिरा। अस्पताल से तिब्बी इमदाद मिलने के बाद जो है वो अपने घर आ गई हैं। यहाँ पे मैं बिल्डिंग से बाहर निकल रही थी, मेरी सास ने बोला तुम चले जाओ, मैं उतर रहे हैं, बस यही बात है। एक झटका लगा, दूसरा तीसरे झटके में था गिर गई बिल्डिंग। हमारे को बोला भी नहीं है उतरो, छोड़ दो, नहीं बोला है। बड़ा बेटा मेरा गुजर गया, मेरी सास थी, मेरी ससुराल था, और 10 जने चले गए हमारे।
جیسے ہی بلڈنگ لرزی ہے وہ فوری طور پہ اپنے 3 معصوم اور چھوٹے بچوں کو لے کر بلڈنگ سے باہر آنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ وہ 4تھی منزل سے جیسے ہی 2ری منزل پر پہنچی ہیں اور بلڈنگ اچانک سے زمین بوس ہو گئی. لیکن اس افسوسناک حادثے کے اندر ان کا بیٹا ان کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.